Good morning students, I am Pradeep Singh. Today we will discuss about time division multiplexing. So let's start our topic. ठीक है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग, व्हाई वी यूज़ मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेयर वी यूज़ मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है. हम जानते हैं कि जब भी कम्युनिकेशन किया जाता है तो कम्युनिकेशन में हमेशा एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होना ये हमेशा ज़रूरी नहीं है. कई कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जब ट्रांसमीटर एक से ज़्यादा होते हैं और उन्हें एक ही रिसीवर को डेटा सेंड करना होता है, या फिर ट्रांसमीटर हमारे एक से ज़्यादा है और हमारे पास सिर्फ एक ही चैनल है जिसके थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट करना है. ठीक है, तो आप इन शॉर्ट ये समझिए कि अगर इनपुट नंबर ऑफ इनपुट अगर वन से ज़्यादा है और आउटपुट का पाथ हमारा सिर्फ एक है, तो एट द टाइम वी आर यूजिंग अ डिवाइस नोन एज मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, तो उस समय हमें जिस डिवाइस का यूज़ करना रहता है उस डिवाइस को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर. और मल्टीप्लेक्सर जो ऑपरेशन करता है बेटा, उस ऑपरेशन को कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो डेफिनेशन है ऊपर उसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग का काम होता है जब हमारे पास मल्टीपल पाथ मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और एक सिंगल कॉमन मीडियम के थ्रू से ट्रांसमिट करना पड़ता है. ठीक, मल्टीप्लेक्सर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है दैट ऑपरेशन इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, अब ये जानिएगा कि मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन हमेशा ट्रांसमीटर साइड किया जाता है और जो डी मल्टीप्लेक्सिंग का ऑपरेशन होता है हमेशा रिसीवर साइड किया जाता है. ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा. अब डी मल्टीप्लेक्सर का जो भी ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लेक्सर के ऑपरेशन का जस्ट अपोजिट होता है. ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मल्टीप्लेक्सर है जो नंबर ऑफ इनपुट्स में से एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट में ट्रांसमिट कर रहा है, तो डी मल्टीप्लेक्सर का काम होगा उस एक इनपुट को अगेन स्प्लिट करके नंबर ऑफ आउटपुट में कन्वर्ट करना. ठीक है, तो दोनों का जो ऑपरेशन होता है जस्ट अपोजिट होता है. ठीक, और डी मल्टीप्लेक्सर सर्किटरी हमेशा रिसीवर एंड में यूज़ की जाती है. ठीक है, यहाँ से आप इस डी मल्टीप्लेक्सर सर्किटरी का जो भी है आप एक ऑपरेशन देख सकते हैं कि ये हमारी डी मल्टीप्लेक्सर सर्किटरी का ऑपरेशन. बात यहाँ तक क्लियर है. ठीक, अगर मैं इस सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग का जो ऑपरेशन है, अगर उस मल्टीप्लेक्सिंग के ऑपरेशन को मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा तो मल्टीप्लेक्सिंग के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस सर्किट का यूज़ करता हूँ. ठीक है, ये कोई टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है. ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे जो डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो ये जो बीच की जो आप लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये हमारा एक चैनल है. ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंडर वन सेंडर टू अप टू सेंडर एंड. इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी ये ट्रांसमीटर एंड है, ट्रांसमीटर एंड में टोटल एन नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसमीटर्स हैं, या आप इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे ट्रांसमीटर एंड में एन डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हैं. ठीक है, और उनको हमें पास ऑन करना है एक सिंगल पाथ के थ्रू. इस पाथ को कहा जाता है हमारा चैनल. ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कभी करना होगा तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं. तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, नंबर ऑफ इनपुट्स में से एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट में सेंड कर देगा. और जो ऑपरेशन मल्टीप्लेक्सर करता है जस्ट इसका रिवर्स ऑपरेशन हमारा डी मल्टीप्लेक्सर का होगा. अब डी मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इनपुट आया डी मल्टीप्लेक्सर में, डी मल्टीप्लेक्सर ने उसको स्प्लिट किया. तो जो भी डी मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लेक्सर के ऑपरेशन के जस्ट अपोजिट होता है. यहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक. तो यही एक रीज़न है कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है, मल्टीप्लेक्सर को कहा जाता है मैनी टू वन कन्वर्टर. एंड जो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर होता है, डी मल्टीप्लेक्सर को कहा जाता है वन टू मैनी कन्वर्टर, बिकॉज इट कन्वर्ट वन इनपुट इनटू सेवरल आउटपुट्स. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज वन टू मैनी कन्वर्टर. ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रांसमीटर साइड में मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए तो रिसीवर साइड में डी मल्टीप्लेक्सर हमें यूज़ करना ही होता है. बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को. ठीक है, तो जब भी हम मल्टीप्लेक्सर करते हैं तो हमेशा जो भी अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसमीटर बहुत सारे हैं और हमारे पास रिसीवर एक है, एट दैट टाइम वी कैन यूज़ मल्टीप्लेक्सर. सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास चैनल एक है जिसके थ्रू हमें उन सभी को ट्रांसमिट करना है, एट दैट टाइम वी कैन यूज़ मल्टीप्लेक्सर सर्किट एज वेल. ठीक है, तो ये जो थ्योरी पार्ट है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप एक बार इसको चेक ऑन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ठीक है, अब जो भी मल्टीप्लेक्सर की जो भी डायग्राम है, मल्टीप्लेक्सर का जो भी सर्किटरी है, मल्टीप्लेक्सर का जो भी ब्लॉक डायग्राम है उसको मैंने यहाँ पे फिर से एक मेंशन किया. आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन इज़ मल्टीप्लेक्सर. और मल्टीप्लेक्सर का एक बेसिक ऑपरेशन ये होता है फॉर सिलेक्टिंग टू रेज टू पावर एन नंबर ऑफ इनपुट. अगर मैं यहाँ पे इनपुट को टू रेज टू पावर एन कह रहा हूँ, तो फॉर सिलेक्टिंग टू रेज टू पावर एन नंबर ऑफ इनपुट वी हैव टू यूज़ एन नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन इन मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर रहे हैं तो इन इनपुट्स में से किस एक इनपुट को सिलेक्ट करके हमें आउटपुट में भेजना है, उस इनपुट को जज करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 8 इनपुट्स हैं तो 8 इनपुट्स में से किस इनपुट को सिलेक्ट करना है, इसके सिलेक्शन के लिए हम लोग 3 सिलेक्शन लाइन यूज़ करते हैं। वैसे अगर हमारे पास 16 इनपुट्स हैं तो उनमें से किस एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट में भेजना है, इसके सिलेक्शन के लिए हम लोग 4 सिलेक्शन लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही देख के एक जजमेंट किया गया कि अगर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ इनपुट है तो फॉर सिलेक्टिंग 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ इनपुट वी हैव टू यूज़ n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। ठीक है, सेम यहाँ पे आप डीमल्टीप्लेक्सर भी देख सकते हैं, इसको डीमक्स की भी कहा जाता है। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नाउ अब बात आती है मल्टीप्लेक्सिंग की। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सिंग के कितने टाइप्स होते हैं हम ये चेक करते हैं। तो देखिए बेटा, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि मल्टीप्लेक्सिंग मतलब होता है कि सेवरल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड वी हैव टू पास ऑन ओनली वन आउटपुट इन द रिसीवर एंड। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं और मुझे सिर्फ एक ही उनमें से एक को सिलेक्ट करके आउटपुट भेजना है तो उस समय मुझे मल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी। अब जो इनपुट्स हैं उनको मैं किस बेसिस पे सिलेक्ट करूँ कि मुझे किस इनपुट को आउटपुट में भेजना है, तो फॉर सिलेक्टिंग वन इनपुट इन सेवरल नंबर ऑफ इनपुट वी आर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। दीज आर, पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, दीज आर हमारा फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। द सेकंड वन इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, द थर्ड वन इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड द लास्ट वन इज कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखी, जब पहली बात ये ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर मेरा इनपुट सिग्नल एनालॉगस सिग्नल है एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक, और वैसे ही अगर मेरा जो भी इनपुट है अगर वो हमारा डिजिटल फॉर्म में है एट दैट टाइम वी आर यूजिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर यहाँ तक? अगर हमारा जो भी ट्रांसमिटिंग मीडियम है या अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम। ठीक, और सेम लास्ट में हमारा कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ पीसीएम डेटा। ठीक है, पल्स कोडेड मॉड्यूलेटेड डेटा को अगर मुझे ट्रांसफ़र करना है तब हम यूज़ करेंगे हमारा कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो भी हमारा इनपुट का सेपरेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सपोज़ अगर हमारे पास 3 इनपुट हैं, तीनों की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो क्योंकि अगर तीनों की फ्रीक्वेंसी अगर हमारी सेम है तो अगर मैं उनको एक साथ भेजूंगा तो आपस में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो तब हमें क्या करना होगा, तब हमें उनकी फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करना होगा। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम तीनों ट्रांसमीटर को अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट करते हैं ताकि वो 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले ट्रांसमीटर को 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट करूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 + 50, दैट मीन्स अपर साइड बैंड कितना हो गया, 150 हर्ट्ज़। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दूसरा वाला जो सिग्नल था अगर मैं उसको 200 हर्ट्ज़ से अगर मैं मॉड्यूलेट कर दूंगा तो हमारा अपर साइड बैंड कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले सिग्नल के लिए हमारा अपर साइड बैंड हो जाएगा 250 हर्ट्ज़। वैसे अगर मैं थर्ड वाले सिग्नल को 300 हर्ट्ज से मॉड्यूलेट करूँ तो जो भी हमारा अपर साइड बैंड हो जाएगा वो 350 हर्ट्ज हो जाएगा। तो मॉड्यूलेशन के बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग हो गई है। ठीक है, तो अब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई है तो हम उसको एक साथ सेंड कर सकते हैं, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग हो गई है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होगी। बात समझ में आई? बस इस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक ड्रॉबैक ये है कि व्हेन वी यूज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एट दैट टाइम वी कैन नॉट यूज़ फुल बैंडविड्थ ऑफ चैनल। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर रहा हूँ तो उस समय हम चैनल की पूरी बैंडविड्थ का यूज़ नहीं करते। ठीक है, इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम लोग दूसरे इस मेथड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो भी हमारे इनपुट होते हैं उनके बीच में सेपरेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 10 नंबर ऑफ इनपुट है तो हर इनपुट को मैं अलग अलग टाइम में ट्रांसमिट करूंगा थ्रू द चैनल। ठीक है, बिकॉज द सेपरेशन पैरामीटर इज टाइम हियर, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज नोन एज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सेम एज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग
we provide different wavelength to different signal, and on the basis of these wavelength we can separate every signal with other signal, ठीक है। on the basis of जो भी हमारे wavelength है उसके basis पे मैं हमने अपने signal को बाकी सिग्नल से सेपरेट कर सकता हूँ। वैसे कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि हर एक सिग्नल को अलग अलग कोड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अलग अलग कोड प्रोवाइड किया जाएगा तो बिकॉज सबके पास अलग अलग कोड है, सभी अलग कोड से एनकोडेड है, दैट्स वाई अगर मैं उनको एक साथ भी भेजूंगा तब भी उनके बीच में आपस में मर्जर नहीं होगा और वो मेरे थ्रू आउट ट्रांसमिट हो पाएंगे। बात आई थिंक आप लोगों के यहाँ तक क्लियर हो पाई, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कि हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जितने भी सिग्नल्स होते हैं हम उनको अलग अलग टाइम पीरियड में सेंड करते हैं, ठीक है। ओके, अब जो हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किया जाता है जब हमें डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। याद रहेगा, जब हमें डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है तब हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं, ठीक। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की यहाँ पे एक डेफिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द टाइम interleaving of sample from several sources so that the information from these sources can be transmitted serially over a single communication channel, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब 2 मिनट स्लाइड को छोड़ के मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किया जाता है वो तब किया जाता है जब हमारा सिग्नल हमारा डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा, आप ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ तब भी किया जा सकता है जब हम अपने एनालॉग सिग्नल को नंबर ऑफ सैंपल्स में डिवाइड कर दें। बात समझ में आया? तो जब मैं अपने एनालॉग सिग्नल को नंबर ऑफ सैंपल्स में डिवाइड कर देता हूँ तब हम एक एक सैंपल को एक एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज TDM PAM, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ठीक है। जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है बेटा वो ट्रांसमीटर साइड भी होती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो हमारे रिसीवर साइड भी होती है, ध्यान रहेगा। अब जब हमारे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है तो टाइम डिवीज़न में ये हमारे रिसीवर साइड के लिए। तो जब हमारी टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होती है तो ट्रांसमीटर साइड में हम लोग क्या टाइम एलोकेट कर रहे हैं और रिसीवर टाइम में हम लोग क्या टाइम एलोकेट कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर दैट सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस वी कैन यूज़ कम्यूटेटर। Commutator is a device that can use for the frame synchronization or time synchronization we can say, ठीक है। एक कम्यूटेटर डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है जब हमें टाइम को मैनेज करना होता है, टाइम को एडजस्ट करना होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। अब आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम एक चेक कर सकते हो। ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के जो हमारे एप्लीकेशंस हैं ये यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर मुझे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को समझना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को समझना है तो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को समझने के लिए ये हमारा जो डायग्राम है ये TDM PAM का डायग्राम है, ठीक है। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम लोग टाइम की बेसिस में अपने सिग्नल को एक फॉर्म से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है। तो उन्हीं में से एक टाइप है टाइम डिवीज़न में, अगर हमारा जो भी एनालॉग सिग्नल है, अगर मुझे एनालॉग सिग्नल को सेपरेट, अगर मुझे एनालॉग सिग्नल को स्प्लिट करना है इन फॉर्म ऑफ सैम्पल्स, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम एनालॉग सिग्नल को सैम्पल के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं दैट फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज़ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, या फ्लैट टॉप सैम्पलिंग भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग के थ्रू हम अपने जो भी हमारा सिग्नल है उसको इन नंबर ऑफ सैम्पल्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम उसको पास ऑन करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को मैं और भी अच्छे से आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो लो पास फिल्टर है, ये जो लो पास फिल्टर होता है इसको कहा जाता है एंटी अलाइजिंग फिल्टर, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एंटी अलाइजिंग फिल्टर? आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोगों ने सैम्पलिंग का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FM, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ FM से कम हो जाएगी तो हमारे जो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही, इस ड्रॉबैक को ही कहा जाता है अलाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। और फॉर अवॉइडिंग दैट अलाइजिंग इफेक्ट वी हैव टू यूज़ लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर यूज़ करने से जो भी अलाइजिंग इफेक्ट होता है वो हमारा दूर हो जाता है, हट जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि 1 to n दिख रहा है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स हैं जिनको हमको ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले जो सिग्नल आता है, यहाँ पे जो एक राउंड सर्कल आप लोगों को दिख रहा है, दिस राउंड सर्कल इज़ नोन एज कम्यूटेटर। जो हमारा टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें जो हमारा सबसे मेन एलिमेंट होता है वो हमारा यही कम्यूटेटर होता है। ठीक है। अब अगर मैं इसको हाफ पार्ट से अगर स्प्लिट कर दूं तो हाफ के इधर का जो पोर्शन होता है, या ऐसा समझिए कि चैनल के पहले का जो पोर्शन होता है ये हमारा ट्रांसमीटर साइड होता है, और चैनल के बाद का जो पोर्शन है ये हमारा रिसीवर साइड होता है। ध्यान रहेगा। तो ये जो अगर हम ट्रांसमीटर साइड में कम्यूटेटर यूज़ किए हैं तो सेम एक इसका अपोजिट ऑपरेशन के लिए हमें रिसीवर साइड में एक डिवाइस यूज़ करना होता है, इसको कहा जाता है डी कम्यूटेटर। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि कम्यूटेटर और डी कम्यूटेटर एक दूसरे से एक डैश्ड लाइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। अगर ये आपस में एक डैश्ड लाइन के थ्रू कनेक्टेड है तो ये डैश लाइन क्यों बनाई गई है? ये डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सिंक्रोनाइजेशन। याद रहेगा, ये डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि जो भी हमारे कम्यूटेटर है और जो डी कम्यूटेटर है उनका मोशन एक साथ हो रहा है। अगर मेरा ये कम्यूटेटर पहले नंबर के इनपुट को जब सेलेक्ट करता है, सेम उस समय जो हमारा डी कम्यूटेटर है पहले नंबर के रिसीवर को पॉइंट करेगा। तो जो भी हमारा पहले ट्रांसमीटर का जो सिग्नल होगा वो इस डी कम्यूटेटर के थ्रू पहले नंबर के रिसीवर को पास ऑन हो जाएगा। बात यहाँ से समझ आए। फिर कम्यूटेटर का ये जो पॉइंटर है जब सेकंड वाले सिग्नल को की तरफ मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली जो डी कम्यूटेटर का ये जो पॉइंटर है सेकंड वाले सिग्नल की तरफ मूव कर जाएगा। तो जो हमारा सेकंड वाला इनपुट है वो हमारा सेकंड वाले रिसीवर में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। आई थिंक बात यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। तो वैसे और इसके बाद का यहाँ पे जो हमने लो पास फिल्टर यूज़ किया है इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर कहते हैं। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर मतलब कि एटमॉस्फेयर से पास ऑन होने के बाद, कम्यूटेटर से पास होने के बाद अगर हमारे सिग्नल में कुछ नॉइस मर्ज होती है तो बाय यूजिंग लो पास फिल्टर वी कैन एलिमिनेट द नॉइस। फॉर दैट पर्पज़ वी आर यूजिंग रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर और लो पास फिल्टर, और जो भी आउटपुट होगा वो हमें यहाँ पे रिसीवर एंड में मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक। अब इसके बाद का जो भी हमारा TDAM PAM का जो भी हमारा टॉपिक है ये हम अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ।